नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में अपन चर्चा करेंगे कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान में इतिहास की एक पुस्तक है समकालीन विश्व भाग 2। उसका पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस चैप्टर में जितने भी एनसीईआरटी बुक के अंदर जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसके उत्तर अपन आज तैयार करेंगे, वो भी ट्रिक के साथ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। यानी जो ऑप्शन दे रखे हैं इन पर शॉर्ट नोट लिखना है आपको, ठीक है। तो पहला है जुसेप्पे मित्तेस्नी। जुसेप्पे मित्तेस्नी को मेजेनी भी बोलते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं हो जाए, मेजेनी या जुसेप्पे मित्तेस्नी एक ही बंदा है, ठीक है। इसके जो मेन पॉइंट है इसमें क्या लिखना है वो अपन फिर डिस्कस करेंगे। उसके बाद में इसको ट्रिक से याद करेंगे। एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है जिसके तहत अपन क्या करेंगे, इसको याद रखें। देखो, जुसेप्पे मित्तेस्नी का जन्म है वो होता है 1807 ईस्वी में। जन्म स्थान कौन सा है? जिनेवा है। ये सिटी कहाँ पर पड़ती है? इटली के अंदर, ठीक है। 2 पॉइंट हो गया। इटली के अंदर कार्बोनरी गुप्त संगठन था जहाँ पर उसने क्रांतिकारी की शिक्षा ली। ये ज्वाइन किया था उसने, वहाँ पर शिक्षा ली थी। जैसे आप किसी स्कूल को ज्वाइन करते हो ना, इस तरह से उन्होंने ज्वाइन की थी वहाँ पर कार्बोनरी गुप्त। और मार्सेई में यंग इटली नामक गुप्त संगठन बनाया था। और बाद में क्या है, जैसे आपने खुद स्कूल खोल लिया इसी तरह से इसने भी क्या है गुप्त संगठन खोला था। एक तो मार्सेई में, दूसरा बर्न में। तो मार्सेई में यंग इटली नामक गुप्त संगठन खोला था और बर्न के अंदर यंग यूरोप नामक गुप्त संगठन खोला था। और जो यंग इटली नामक है ये इसने इटली के एकीकरण में बहुत ही मदद की थी, योगदान दिया था। इसके बाद में एक जो क्रांति होती है लिगुरिया की, उस क्रांति के अंदर क्या है, जुसेप्पे मित्तेस्नी है वो भाग लेते हैं। और जब वहाँ की सरकार को पता चलता है तो उसको वहाँ से बहिष्कृत कर दिया जाता है, ठीक है। और मुख्यतः क्या था, ये इटली का एक क्रांतिकारी था। ये याद रखना है, क्रांतिकारी था ये, ठीक है। अब देखो उसने नारा क्या दिया था, ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई है। यानी जहाँ जितने भी मनुष्य रहते हैं उसकी जो मूलभूत इकाई होती है वो वहाँ का राष्ट्र होता है, ठीक है। अतः इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों में पैबंदों की तरह नहीं रह सकता था। ये एक लाइन दी थी। यानी मानव जाति है उसकी जो मूलभूत इकाई वो राष्ट्र होती है। और वो इटली के रहने वाले थे, इसलिए वो बोल रहे कि इटली है वो छोटे छोटे राज्यों में नहीं रह सकती, इसको एक होना पड़ेगा। ये इसकी एक लाइन दी थी उसने, यूँ बोले तो नारा दिया था। अब क्या है, जो मेटरनिक थे वहाँ पर शासक, उसने जुसेप्पे मित्तेस्नी को हमारे सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था। ये टिप्पणी की थी किसने? मेटरनिक ने। किसके लिए? जुसेप्पे मित्तेस्नी के लिए, ठीक है। ये तो हो गई देखो अपनी प्रमुख बातें। अब आप चाहो तो इनको ये पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हो और चाहे तो आप निम्न बना के लिख सकते हो कंटिन्यू। जैसे जुसेप्पे मित्तेस्नी का जन्म 1807 ईस्वी के अंदर जिनेवा इटली के अंदर हुआ था। उन्होंने कार्बोनेट को गुप्त संगठन को सदस्य बना था। उसने बाद में 2 खुद गुप्त संगठन बनाए। इस तरह से आप जोड़ के लिख सकते हो। बाकी आप पॉइंट टू पॉइंट लिखो तो भी कोई दिक्कत। आप इन्हीं चीज़ों को अपने एक ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। देखो ट्रिक बहुत ही शानदार है, छोटी सी लाइन है। ट्रिक है, 7 जन्मों का साथ माई भाईला इटली का। यानी 7 जन्मों का साथ दिया किसने? माई भाईला इटली का। माई का मतलब है मेरा, MY, और भाईला का मतलब होता है फ्रेंड, दोस्त। तो मेरा जो दोस्त है वो इटली का साथ दिया 7 जन्मों का। ये लाइन आपको याद रख, 7 से आपको याद रखना है। 7 1807 के अंदर इसका जन्म हुआ था, ठीक है। जन्मोत्सव जेनेवा याद रखना है, जेनेवा के अंदर इसका जन्म हुआ था। फिर का से आपको याद रखना है, कार्बोनरी संगठन का गठन किया था। ये 7 है, इसको आप क्रॉस कर दो एक बार। माई से, माँ से है मार्साई और ई से है इटली, ठीक है। तो माई से हो गया मार्साई में इटली, यंग इटली नामक गुप्त संगठन बनाया था। और बाइला से, बा से है बर्न, या से है यंग, यानी बर्न के अंदर यंग यूरोप नामक गुप्त संगठन बनाया था, ठीक है। इसके बाद में ला से है लिगुरिया की क्रांति के अंदर उसने भाग लिया था और उसको बहिष्कार कर दिया था, ठीक है। और इटली से क्या है, इटली का क्रांतिकारी था। तो ये इस छोटी सी लाइन से आपको ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट है काउंट कैमिलो द काबूर, यानी काबूर के बारे में अपन को शॉर्ट नोट लिखना है। देखो काबूर के बारे में जानने से पहले आपको एक बार जो ये इटली का एकीकरण से पहले का जो नक्शा है, सार्डिनिया, पिडमोंट, लोमार्डी, वेनेशिया, टस्कनी, पेपल राज्य, 2 सिसिलिया राज्य, ये 7 राज्य थे। इनमें से जो सार्डिनिया पिडमोंट था ना, ये यानी ये वाला पार्ट और ये वाला काबूर है, यहाँ का प्रधानमंत्री था, मंत्री था या प्रमुख मंत्री था, यूँ बोल सकते हो, प्रधानमंत्री था ये। कहाँ का? सार्डिनिया पिडमोंट, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान में। तो वो न तो क्रांतिकारी था
न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला था। ठीक है, 2 पॉइंट ये हो गए। वो क्या था, इटली एकीकरण के में सहयोग किया था उसने सिर्फ। ठीक है, वह एक मेन क्या था, प्रधानमंत्री था। कहाँ का, सार्डिनिया पिडमोंट। तो वो न ही तो क्रांतिकारी था, न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला था, वो क्या था, प्रधानमंत्री था। कहाँ का, सार्डिनिया पिडमोंट का। ठीक है, और उसको जो मेन जगह इसमें खूबी थी वो थी फ्रांस भाषा को जानना। यानी इटली का रहने वाला, तो इटली भाषा तो आती थी, उसके साथ साथ में उसको फ्रेंच भाषा अच्छी तरह आती थी। फ्रेंच भाषा आने से क्या, वो फ्रांस के जो राजा और जो राजघराने थे उनसे उनका अच्छा संबंध हो गया था और उनसे अच्छी बोलचाल हो गई थी। फ्रांस भाषा की वजह से ही फ्रांस से उसका अच्छा मित्रता हो गई थी। फ्रांस भाषा से मित्रता होने के कारण उसने क्या किया, कूटनीति से सार्डिनिया पिडमोंट के और फ्रांस के बीच में एक कूटनीतिक संधि कराते हैं, दोस्ती करवाते हैं इनके बीच में। और इस फ्रांस की सहायता से क्या करते हैं, काबूर क्या करते हैं, ऑस्ट्रिया को हराकर इटली के उत्तरी भाग में मिला लिया जाता है। फ्रांस प्लस सार्डिनिया पिडमोंट दोनों मिलकर युद्ध करते हैं, ऑस्ट्रिया को हरा के ऑस्ट्रिया के कुछ भाग होते हैं उनको अपने इटली के अंदर मिला लेते हैं, इटली के एकीकरण में। बस ये छोटी सी चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसी चीज़ को आपको एक ट्रिक से याद रख सकते हो आप। काबूर ने एकीकरण पर सफाई दी और साफ कर दिया ऑस्ट्रिया को। ठीक है, एकीकरण पर सफाई दी, एकीकरण भाई क्या चीज़ होती है, उस पर सफाई दी। ये न है, तो न से आपको क्या याद रखना है, न क्रांतिकारी था, न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला। एकीकरण से इटली के एकीकरण में सहयोग किया था। ठीक है, 3 लाइन होगी। पर से याद रखना आपको प्रधानमंत्री था, और से आपको याद रखना है सार्डिनिया पिडमोंट का था। ठीक है, फ्रांस से फ्रेंच भाषा और ई से इतावली भाषा, यानी फ्रेंच भाषा, फ्रांस की फ्रेंच भाषा होगी, और फ्रांस लिख दिया यहाँ पर, फ्रेंच भाषा है। फ्रेंच और इतावली भाषाओं को अच्छी तरह से आती है। फिर साफ से आपको याद रखना है सार्डिनिया पिडमोंट और फ्रांस, ये याद रखना है। साफ कर दिया और ऑस्ट्रिया से ऑस्ट्रिया को हरा दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, बिल्कुल छोटी सी लाइन है आपको। न तो क्रांतिकारी था, न ही जनतंत्र विश्वास करने वाला, एकीकरण में सहयोग किया, प्रधानमंत्री था, सार्डिनिया पिडमोंट का था, फ्रेंच भाषा आती थी, इतावली भाषा आती थी, सार्डिनिया पिडमोंट और फ्रांस के बीच में संधि करवाते हैं, ऑस्ट्रिया को हरा देते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये इस तरह से आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। तीसरा क्वेश्चन है यूनानी स्वतंत्रता युद्ध, यानी यूनान के अंदर स्वतंत्रता को युद्ध होता है, उसके पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। जो यूनान कह दो चाहे ग्रीस कह दो, एक ही बात है। ठीक है, तो इसकी आज़ादी की कहानी क्या है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, अभी आप यूनान के बारे में लिख रहे हो, तो यूनान का दूसरा नाम ग्रीस था, इस तरह से लिख सकते हो इसको। ठीक है, यानी एक दूसरे के, ग्रीस ओटोमन साम्राज्य का गुलाम था। जो ये यूनान था ये किसका था, ओटोमन साम्राज्य। और ओटोमन को अभी वर्तमान में तुर्की के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 2 राज्य होते हैं, देखो ज़्यादा कन्फ्यूज वाली बात नहीं है, एक यूनान है और दूसरा है ओटोमन साम्राज्य। ठीक है, ये ओटोमन साम्राज्य ये यूनान को गुलाम कर रखा होता है। यूनानी लोग क्या होते हैं, ईसाई धर्म की पालना करने वाले होते हैं, जबकि ओटोमन साम्राज्य है वो मुगल साम्राज्य के होते हैं। तो दोनों का धर्म अलग होता है, दोनों की संस्कृति अलग होती है, दोनों का रहन सहन अलग होता है। तो दोनों के बीच में जो दोनों समाजों के जो लोग हैं उन दोनों के आपस में बनती नहीं है, और दोनों की खींचातानी शुरू होती है, और यहाँ से ही आज़ादी की जो कहानी है यूनान की शुरू होती है। ग्रीस का दूसरा नाम यूनान था, या यूँ कह सकते हैं यूनान का दूसरा नाम ग्रीस था। ग्रीस ओटोमन साम्राज्य का गुलाम था। ओटोमन साम्राज्य तुर्की के नाम से भी जाना जाता है, यानी तुर्की और ओटोमन साम्राज्य एक ही है, ग्रीस और यूनान एक ही है। ठीक है, ओटोमन साम्राज्य के लोग मुस्लिम धर्म के थे। जो ओटोमन साम्राज्य था, तुर्की के लोग थे, वो सब मुसलमान थे, मुसलमान धर्म को अपनाते, जबकि ग्रीस के लोग ईसाई थे, ईसाई धर्म को पालना करने वाले थे। ठीक है, दोनों की अलग संस्कृति थी, धर्म होने के कारण धर्म अलग था, दोनों की संस्कृति रहती थी, तो दोनों आपस में बनती नहीं थी। ठीक है, यहाँ से क्या होती है, इनकी संघर्ष की कहानी शुरू होती है। सबसे पहले क्या होता है, ग्रीस की आज़ादी का संघर्ष या यूनान की आज़ादी का संघर्ष है वो 1821 ईस्वी के अंदर शुरू होता है। ग्रीस को लोगों को मानना था कि हमारी संस्कृति यूरोप के दूसरे देशों से जो जहाँ ईसाई धर्म है उनसे मिली, यानी ओटोमन साम्राज्य, इसके चारों तरफ छोटे छोटे जो देश थे वहाँ पर सब पर क्या ईसाई धर्म थे, ईसाई लोग रह रहे थे। तो इनको जो यूनान वाले थे इसके अंदर
उनका मानना था कि हमारी जो संस्कृति है, जो ईसाई धर्म को अपना रहे उनसे मिलती है, तो हमें अलग कर दो, या तो उनमें शामिल कर दो या हमारा देश अलग। ईसाई धर्म वाले देश भी ग्रीस का साथ दिया। अब जो ये छोटे छोटे देश थे, इन्होंने क्या है, यूनान का साथ दिया था। यूनान के लोगों को कहा था हम आपके साथ हैं, जो भी है ठीक है। ईसाई धर्म वाले देशों ने ग्रीस का साथ दिया था, मुस्लिम साम्राज्य का विरोध किया था। उनका तो साथ दिया और मुस्लिमों का विरोध किया, ठीक है। तो इसके साथ ही क्या होता है, 21 में शुरू होती है ये, और 1832 के अंदर क्या है, कुस्तुतुनिया की एक संधि होती है। ये लाइन आपको इसमें मेन इंपॉर्टेंट याद रखनी है। और इस संधि के तहत दो ओटोमन साम्राज्य के लोग हैं यूनान को छोड़ के चले जाते हैं और यूनान को धर्म के आधार पर आज़ाद, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। चौथा है फ्रैंकफर्ट संसद। इसके बारे में थोड़ा सा और देखो फ्रैंकफर्ट संसद क्या थी। फ्रैंकफर्ट क्या है पहले, फ्रैंकफर्ट तो एक शहर है और संसद है। वहाँ पर एक नेशनल असेंबली का गठन किया था, एक चर्च के अंदर वहाँ मीटिंग हुई थी और वहाँ पर संविधान का प्रारूप तैयार करने की कोशिश की थी। वो ही फ्रैंकफर्ट संसद है, ठीक है। यानी सेंट पॉल चर्च है, ये दिख रहा है, यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए थे और यहाँ पर संविधान का प्रारूप तैयार करने की कोशिश की गई थी, ठीक है। और इसी को बोलते हैं हम फ्रैंकफर्ट संसद, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। फ्रैंकफर्ट जर्मन राज्य का एक बड़ा शहर है। पहला पॉइंट तो ये, फ्रैंकफर्ट क्या है, जर्मन राज्य का एक शहर है। फ्रैंकफर्ट में जर्मन नेशनल असेंबली का गठन किया गया था। जर्मन नेशनल असेंबली बनाई गई थी, नेशनल असेंबली का गठन किया गया था। क्रांतिकारी और राजनीतिक संगठनों ने मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली का पक्ष में मतदान किया था। यानी नेशनल असेंबली बनाई और वहाँ पर वोटिंग की गई थी, ठीक है। आगे क्या होता है इसके बारे में वो तो देखो, इसका बेसिक हो गया। अब आपको लिखना क्या है, तो देखो फ्रैंकफर्ट क्या है, शहर है, और संसद क्या है, वहाँ पर संविधान बनाने के लिए एक जगह चुनी थी, सेंट पॉल चर्च को, उसको बोलते हैं फ्रैंकफर्ट संसद। तो स्थान क्या था, सेंट पॉल चर्च, ये देखा आपने, ये है सेंट पॉल चर्च, ये हो गया इसका स्थान। तारीख थी 18 मई 1848 को ये सब लोग इकट्ठे हुए थे यहाँ पर। इसका मुख्य बनाया था प्रशा का राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, ये राजा इसको यहाँ का मुख्य बना दिया, ठीक है। तो फ्रैंकफर्ट संसद के बारे में क्या लिखना है आपको देखना है। फ्रैंकफर्ट क्या है, शहर है। संसद क्या है, सेंट पॉल चर्च की जगह पर है। संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए इकट्ठे होते हैं, उसको बोलते हैं फ्रैंकफर्ट। तो स्थान कौन था, स्थान था सेंट पॉल चर्च। ये कहाँ पर है, फ्रैंकफर्ट शहर में, वो क्या है, जर्मनी। तारीख थी इकट्ठा होने की 18 मई 1848। उसका मुख्य बनाया किसको, पर्सा का राजा था फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, उसको यहाँ का मुख्य बनाया गया। उद्देश्य क्या, उद्देश्य था उनका जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार करना। यानी जर्मन जो राष्ट्र था वहाँ राजा की जगह संविधान का रूप तैयार करके उसको लागू करना था, ठीक है। भाग लेने वाले कौन थे, उसमें सभी थे 831 निर्वाचित प्रतिनिधि थे जो चुन के आए थे, 831 लोग, वो इसमें भाग लिया था। अब इसका परिणाम क्या निकलता है, जब प्रतिनिधियों ने प्रशा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उन्हें अस्वीकार। अब जो ये राजा होता है मुखिया, जनप्रतिनिधियों ने प्रशा के राजा को फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने अस्वीकार कर दिया, मना कर दिया। राजा ने रूढ़िवादी राजाओं का साथ दिया, जो रूढ़िवादी थे, पुराने विचारों के लोग थे, उनका साथ दिया। दोनों पक्षों में क्या हो जाता है, टकराव हो जाता है। अब क्या होते हैं, जो राजा होता है ये क्या करते हैं, सैनिकों को बुलाकर असेंबली को भंग कर दिया जाता है। और महिलाओं को इसमें क्या है, किनारे किया गया था। महिलाओं को कोई विशेष स्थिति नहीं थी, इसमें बैठने के लिए व्यवस्था भी नहीं की गई थी महिलाओं के लिए। तो ये लिखना है फ्रैंकफर्ट संसद के बारे में, ठीक है। लास्ट पॉइंट है अपना इसका, राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। यानी जो राष्ट्रवाद की भावना आती है, राष्ट्रवाद के लिए लड़ाइयाँ होती है, उसमें महिलाओं की क्या भूमिका थी, उस पर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। तो इसमें 5-10 लाइनें या छोटी छोटी लाइनें याद रखनी है और उसको आप जोड़ के निम्न टाइम में भी लिख सकते हो। तो राष्ट्रवादी संगठनों में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। यानी इस जो क्रांतियाँ हुई थी, राष्ट्रवादी के जो विचारों के लिए संघर्ष हुआ था, उसमें जो संगठन था, राष्ट्रवादी संगठन थे, उनमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था, मतलब सक्रिय खुद जाके वहाँ पर भाग लिया था। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन तैयार किए थे, समाचार पत्र शुरू किए थे। इसके अलावा राजनीतिक बैठकों में प्रदर्शन में भाग लिया था, जहाँ भी राजनीतिक प्रदर्शन होते थे, बैठकें होती थी, उनमें भाग लिया था। उस समय महिलाओं के लिए राजनीतिक में कोई विशेष जगह नहीं थी, मतलब राजनीति में कोई विशेष जगह नहीं थी। उसके बावजूद उन्हें क्या,
समाचार पत्र शुरू किए, राजनीतिक बैठकों में भाग लिया, प्रदर्शन में भाग लिया। ठीक है, ये चीज़ें इसमें लिखनी है। असेंबली के चुनाव के दौरान मताधिकार में महिलाओं को वंचित रखा था, महिलाओं को वोट नहीं देने दिया था। मतलब इतना भेदभाव होने के बाद भी महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। ठीक है, ये चीज़ें आपको इसमें लिखनी है, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए? लिख सकते हो आप, यूरोप में राष्ट्रवाद के विचारों को लाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए। यानी आपको क्या याद रखना है, चाहे ये पूछे, चाहे ये पूछे, चाहे ये पूछे, फिर ये, चाहे ये हो। 5 क्वेश्चन हो गए। इन सभी का उत्तर एक ही है, वो है विधान की भावना। विधान होता है रचना करना या तैयार, यानी राष्ट्र राज्य तैयार करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए, क्या क्या विचार है, ये लाइन आपको याद रखनी है। ये ट्रिक है, देखो, विधान की भावना। तो आपको वी से याद रखना है विचार, और धा से याद रखना है ध्वज, न से याद रखा है नेशनल असेंबली, टी से याद रहता है केंद्रीय प्रशासन, और भा से भाषा, व से व्यापार, और ना से नापने की इकाई। ये चीज़ें आपको पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, विधान की भावना मेरे हिसाब से बिल्कुल इजी है। सबसे पहले विधान का विषय है विचार। तो विचार क्या थे? पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों पर बल दिया गया। पहले विचार राजा के प्रति थे, यानी पहले विचार क्या थे कि जो कुछ है वो राजा ही है, राजा ही भगवान है, राजा ही हमारा अन्नदाता है, जो कुछ है मतलब राजा ही है। अब वो विचार हटके क्या आने लगे? पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों पर बल दिया गया। मतलब राष्ट्र को पितृ माना गया, पिता मानने लगे पितृभूमि को, अपने पिता की भूमि मानने लगे, और जो नागरिक थे जैसे विचारों पर बल दिया गया। ठीक है, फिर है ध्वज। पहले क्या होता था, कोई फिक्स ध्वज नहीं था, छोटे छोटे राज्य थे, प्रत्येक राज्य का एक अपना ध्वज हुआ करता था। अब क्या हो गया, नया फ्रांसीसी झंडा तैयार किया गया, तिरंगा झंडा। पहले क्या राज्य ध्वज होते, प्रत्येक राज्य का एक, मतलब छोटे राज्य थे उनके प्रत्येक अलग अलग ध्वज हुआ करते थे, फिक्स नहीं था। अब क्या कर दिया, एक ध्वज कर दिया पूरा फ्रांस का, जिसका नाम था तिरंगा, 3 रंग का था, इसलिए इसको तिरंगा बोला गया। तीसरा पॉइंट है नेशनल असेंबली, यानी विधान है न का नेशनल असेंबली। ठीक है, तो नेशनल असेंबली क्या, स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। पहले स्टेट जनरल था इसका नाम, अब उसको स्टेट जनरल का मतलब प्रत्येक स्टेट के हिसाब से काम करना होता था, अब नेशनल एक राष्ट्र के लिए असेंबली बना दी। ठीक है, उसका चुनाव सक्रिय नागरिक द्वारा किया जाने लगा, यानी स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया, राज्य की जगह राष्ट्र। उसके बाद में की से आपको याद रखना है, ये जो की दे रखा है यहाँ पर, इसके बारे में लिखना है केंद्रीय प्रशासन। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की जिसमें सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। केंद्रीय प्रशासन, जैसे अभी अपने इंडिया के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, इसी तरह से वहाँ पर भी केंद्रीय प्रशासन की व्यवस्था की गई। भाषा, भावना में पहली भा है तो भाषा हो गया भाषा, यानी फ्रेंच भाषा है उसको राष्ट्रीय भाषा के रूप में देखने जाने लगा। जो फ्रेंच भाषा थी, फ्रांस में बोलने वाली प्रमुख भाषा थी फ्रेंच, और उसको क्या है राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। उससे पहले क्या, प्रत्येक अलग अलग स्टेट की अलग अलग भाषा हुआ करती थी। ठीक है, व्यापार, आंतरिक आयात निर्यात पर शुल्क समाप्त कर दिया। यानी पहले क्या था, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए जो इंटरनल आयात और निर्यात पर शुल्क लगता था वो ख़त्म कर दिया। ना से नापने की इकाई, नापने की इकाई भी अलग, प्रत्येक राज्य की अलग हुआ करती थी। यानी आप वहाँ पर 1 मीटर नाप रहे हो तो वो कहीं 1.5 मीटर हो रहा था, कहीं पौन मीटर हो रहा था, मतलब एक इकाई नहीं थी नापने की। एक आप मतलब 1.5 मीटर को 1 मीटर बोल रहे हो, कहीं पौन मीटर को भी 1 मीटर बोल रहे हो, कहीं 1 मीटर को 1 मीटर बोल रहे हो, मतलब प्रत्येक जगह की इकाई अपनी अलग थी। ठीक है, अब उसको एक कर दिया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें सभी 5-6 पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। छोटी सी ट्रिक है, विधान की भावना ये आपको याद रखनी है। विषय विचार कैसे थे, द से ध्वज, न से नेशनल असेंबली, की से केंद्रीय प्रशासन है, बा से भाषा, व से व्यापार, न से नापने की। अगला क्वेश्चन है, मैरियन और जर्मेनिया कौन थे? नारी रूपकों की यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में क्या भूमिका थी? पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा है, ये सेम रिपीट हो गया। अगला ये इस तरह से लिखा हुआ है कि मैरियन और जर्मेनिया कौन थे, जिस तरह के उन्हें चित्रित किया गया है उसका क्या महत्व था। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है। अब इसका उत्तर अपन लिखेंगे। देखो, इसका उत्तर जानने से पहले एक बार क्या देखते हैं, रूपक क्या होता है। रूपक होता है जब किसी अमूर्त विचार जैसे लालच, ईर्ष्या, स्वतंत्रता, देश आदि को किसी व्यक्ति या
किसी चीज़ के जरिए अंकित किया जाता है तो उसको रूपक कहते हैं। रूपक मतलब उसका रूप देना, ठीक है। रूपक का मतलब हो गया उसका रूप देना। ये चित्र दे रखा है नीचे भारत माता, तो भारत माता रियल में कोई ऐसी स्त्री खड़ी नहीं है, ठीक है। एक कल्पना की गई है भारत माता की, हाथ में झंडा ले रखा है, शेर पर बैठी है, ठीक है। तो ये क्या है, इसका रूप दिया गया है भारत माता का, भारत को भारत माता का रूप दिया गया है, उसको एक चित्र के माध्यम से अंकित किया गया। जबकि वास्तव में क्या है, ऐसे है नहीं कोई माता, ठीक है। भारत ही है, भारत माता, तो इसको बोलते हैं रूपक। ये क्या है, भारत माता का, भारत का रूपक है भारत माता। दो चीज़ें पूछी है, मैरियन और जर्मेनिया। ये चित्र है मैरियन का और ये है जर्मेनिया का। मैरियन है वो फ्रांस की रूपक है, फ्रांस देश का रूपक मतलब फ्रांस देश के रूप में प्रकट किया गया है, और जर्मेनिया को जर्मनी के रूप में, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। ये दोनों चित्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैरियन फ्रांस राष्ट्र का नारी का प्रतीक रूपक था, यानी नारी के रूप में चित्रित किया गया है उसको। इसमें फ्रांस देश को एक नारी के रूप में दिखाया गया है, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय एवं गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी के रूपों का प्रयोग किया गया। यानी इन चीज़ों को कलाकारों ने, स्वतंत्रता है, न्याय है, गणतंत्र है, इन सभी विचारों को एक नारी के रूप में प्रकट किया गया, एक नारी का रूप दिया गया। फ्रांस में इसे लोकप्रिय ईसाई नाम का मैरियन दिया गया। फ्रांस के अंदर इस चित्र को नाम क्या दिया गया, मैरियन, ठीक है, जिससे जान राष्ट्र के विचारों को रेखांकित किया गया है। इसके चिन्ह भी स्वतंत्रता एवं गणतंत्र के थे, लाल टोपी, तिरंगा, कलंकी, ये क्या थे, उनके चिन्ह थे। इसके अलावा फ्रांस में मैरियन की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौराहों पर लगाई गई, यह भी लिखना है इसके अंदर ही, ताकि देश में राष्ट्र भावनाएं बनी रहे। मैरियन की छवि डाक टिकटों या सिक्कों पर भी अंकित की गई, यानी डाक टिकट निकाले गए, सिक्कों पर भी अंकित की गई, ठीक है। इनके सिक्के चलाए गए थे, डाक टिकटों पर निकाला गया था। ये तो मैरियन के बारे में लिखना है। जर्मेनिया, तो जर्मेनिया है वो जर्मन राष्ट्र के नारी के रूपक था, यानी जर्मन देश को है नारी के रूप में प्रकट किया गया था, उसको बोला गया था जर्मेनिया। जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है, क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक क्यों दर्शाया है, क्योंकि बलूत को है ना वीरता का प्रतीक मानते हैं वहाँ के लोग। जो बलूत का पत्तियाँ हैं उसको वीरता का प्रतीक मानते हैं, इसलिए उसका मुकुट बनाया गया है। जर्मेनिया की तलवार पर जर्मन तलवार या जर्मन राइन की रक्षा करती हुई अंकित है, ये शब्द लिखा हुआ है। जर्मेनिया नारी के रूप में स्वतंत्रता, न्याय तथा गणतंत्र विचारों को प्रतिमा के रूप में व्यक्त करती है, ठीक है। राष्ट्र राज्य के विचारों को प्रदर्शित करती है। इसके रूपक में राष्ट्र निर्माण महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह किया था। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में पता लगाए। यानी जर्मनी का एकीकरण है, उसके बारे में आपको लिखना है, अथवा जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन है चौथा, कि जर्मनी का जो एकीकरण है उसके बारे में आपको समझाना है, इसके बारे में, ठीक है। तो ये जर्मनी है, तो ये नक्शा दिख रहा है, ये छोटे छोटे राज्यों में बटी होती है, बहुत सारे छोटे छोटे। यहाँ पर एक राज्य था, यहाँ पर एक अलग था, यहाँ पर अलग था, ठीक है। इधर 3 देश थे, एक तो यहाँ पर डेनमार्क, दूसरा था राज्य ऑस्ट्रिया, और तीसरा इधर था फ्रांस। ये 3 राज्य होते हैं, इन तीनों से 3 युद्ध होते हैं। अब देखो इसकी संक्षिप्त, जो जर्मनी का एकीकरण है उसका संक्षिप्त देख लेते हैं। देखो एक तो विलियम प्रथम होते हैं, वो पर्सा का राजा होते हैं। ये पर्सा राज्य है यहाँ पर मेन बड़ा सारा, ठीक है। तो उसका राजा होता है विलियम प्रथम। बिस्मार्क यहाँ का कूटनीतिज्ञ और चांसलर होता है। ये जो बिस्मार्क है वे विलियम प्रथम का चांसलर होता है, जो कूटनीतिज्ञ होता है, बहुत ही शातिल दिमाग का होता है, ठीक है। और इसने 3 युद्ध लड़ा था, पहला डेनमार्क का और पर्सा के बीच में युद्ध होता है, और इसमें जो समझौता होता है उसको बोलते हैं गेस्टिन समझौता, ठीक है। यहाँ पर 2 छोटे छोटे राज्य होते हैं, एक अपने पास रख लेते हैं और एक ऑस्ट्रिया को दिया जाता है। उसके बाद में होता है ऑस्ट्रिया पर्सा का युद्ध, दूसरा युद्ध होता है ये, ठीक है। और इसका जो समझौता होता है उसको बोलते हैं प्राग समझौता। तीसरा होता है फ्रांस का, इससे पहले ये हो गया, उसके बाद में ये तीसरा होता है फ्रांस से, और उसमें वर्साई की संधि होती है। ये इसका संक्षेप रूप है, ठीक है। जर्मनी का एकीकरण का नेतृत्व बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क विलियम प्रथम का चांसलर व चतुर कूटनीतिज्ञ था, ये चीज़ लिखनी है आपको। विलियम प्रथम जर्मनी एकीकरण के समय पर्सा का राजा था। जर्मनी एकीकरण में 3 प्रमुख चरण हुआ था। 3 प्रमुख कौन से थे, डेनमार्क पर्सा युद्ध, ऑस्ट्रिया पर्सा युद्ध, फ्रांस। अब इसको याद रखने के लिए बेवड़ा फ्रांस को बस में किया, बेवड़ा, ठीक है, BE, इससे याद रखना आपको बिस्मार्क। V से विलियम याद रखना है, D से डेनमार्क, A से ऑस्ट्रिया, फ्रांस से फ्रांस। यानी बिस्मार्क,
विलियम, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस, ये शब्द इसमें याद रखने हैं आपको, ठीक है। पहला है डेनमार्क, तो विलियम प्रथम के बारे में हो गया और बिस्मार्क के बारे में हो गया। अब है डेनमार्क। डेनमार्क के बारे में क्या, जर्मनी और डेनमार्क के बीच दो राज्य थे, शेलिस्विंग और होल्स्टीन, यहाँ पर दो छोटे छोटे राज्य थे, ठीक है। और दोनों में जर्मन जाति के लोग थे, परंतु उन पर डेनमार्क का राज था, यानी लोग तो जर्मन बोलते थे लेकिन राज यहाँ पर जो डेनमार्क था उसका था, ठीक है। बिस्मार्क कूटनीति से ऑस्ट्रिया को अपने पक्ष में कर लिया, जो यहाँ पर ऑस्ट्रिया है इसको पक्ष में कर लिया, ठीक है। और 1864 में युद्ध होता है, पर्सा और ऑस्ट्रेलिया दोनों मिलकर एक साइड में हो जाते हैं, ये प्लस ये, और इससे डेनमार्क से युद्ध करते हैं, ठीक है। डेनमार्क, इसका डेनमार्क की हार होती है। 1865 में गेस्टिन का समझौता होता है, स्लेस्विग है वो खुद रख लेते हैं और जो हेल्सिंग है वो ऑस्ट्रेलिया रख लेता है। अब देखो ये आगे की राजनीति होगी, इसको मिला लिया दो राज्यों को, लेकिन जो यहाँ का है होल्स्टीन है यहाँ पर, ठीक है। ऑस्ट्रिया यहाँ है, इसको दिया यहाँ पर है, अब जाना तो इधर से पड़ेगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम तो आनी है, लेकिन अभी क्या है उसको समझौते के तहत रख ली, ठीक है। तो पहला चरण हो गया डेनमार्क का युद्ध, इसमें क्या होता है ऑस्ट्रिया को मिला लेते हैं, ठीक है। ये पहला चरण हो गया कंप्लीट। इसमें डेनमार्क है, डेनमार्क के दो राज्य है, एक ऑस्ट्रिया को दे दिया जाता है, दूसरा दे दिया जाता है जर्मनी को। अब ऑस्ट्रिया का जो राज्य होता है हैंगस्टीन, वहाँ के लोग इधर से आने जाने होते हैं, तो ये क्या करता है जो फरसा होता है उस पर टैक्स लगा देते हैं और दोनों के अनबन हो जाती है। और जो दूसरा युद्ध होता है वो होता है ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच 1866 में, 2 साल बाद में, ठीक है। तो बिस्मार्क ने लोहा और रक्त की नीति अपनाई, ये नीति होती है उनकी। फ्रांस के राइन क्षेत्र को देने का लालच दिया, जो फ्रांस थी उसको जो राइन क्षेत्र था यहाँ का, ये क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र है, ये फ्रांस को देने का लालच किया। पहले इसको ये क्षेत्र देने का लालच दिया और डेनमार्क से छीन लिया। अब क्या ऑस्ट्रेलिया से युद्ध करना है तो इसको अपने पक्ष में कर लिया और ठीक है, उसको बोला कि हम आप जीत जाएंगे ऑस्ट्रेलिया से तो ये क्षेत्र मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पर बिस्मार्क की दूसरी राजनीति होती है। तो रूस का जो विद्रोह का जार का समर्थन किया था, यहाँ पर इधर रूस होता है, यहाँ पर क्या जो जार का जो विद्रोह होता है उसमें साथ दिया था, इसलिए क्या फ्रांस भी उसका साथ देती है, ठीक है। और प्रशा की जीत हुई थी। देखो यहाँ पर दो राज्य होते हैं, यहाँ पर दो राज्य होते हैं, तो एक राज्य तो ऑस्ट्रिया से युद्ध होता है तब मिला लेते हैं, बचा हुआ एक ऑस्ट्रिया को हरा के अपने में मिला लेते हैं और उसके कुछ इधर के जो राज्य हैं वो मिला लेते हैं, ठीक है। तो इसका परिणाम क्या निकलता है, होल्स्टीन को जर्मनी में मिला लिया, विनेशिया को इटली को दे दिया, उत्तरी जर्मन संघ की स्थापना की, उत्तर जर्मन संघ की स्थापना की इस क्षेत्र की, ठीक है। ये हो गया दूसरा। तीसरा स्टेप ऑफ फ्रांस के साथ युद्ध होता है 1870 में, यानी 3 युद्ध हो गया, 64, 66 और 70। दो लोहा एंड रक्त की नीति अपनाते हैं और 1870 में सेडान के मैदान में लड़ा जाता है। इस युद्ध में फ्रांस की हार हुई और प्रशा की जीत होती है। परिणाम प्रशा की जीत, फ्रांस के 4 राज्यों को जर्मन संघ में मिला लिया। फ्रांस के 4 राज्य थे यहाँ छोटे छोटे, देने की तो ये हुई थी, इधर से मिला लिया इसने, ठीक है। जर्मनी का एकीकरण पूरा होता है, विलियम प्रथम को पूरी जर्मनी का सम्राट घोषित करते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको पूरी डिटेल्स, ठीक है। अब वर्साई की जो संधि होती है इसका क्या होता है, 18 जनवरी 1871 में, यानी उसी दिन जर्मनी का एकीकरण हो जाता है। वर्साई के शीश महल, ठीक है, नए जर्मन सम्राट की घोषणा होती है, विलियम प्रथम को जर्मन सम्राट का घोषित किया जाता है। तो इस तरह से यह क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है, अपने शासन वाले क्षेत्र में शासन व्यवस्था को ज़्यादा खुशहाल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किया, या इस तरह से पूछ सकते हैं, नेपोलियन संहिता की फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों को किस प्रकार लागू किया, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। या नेपोलियन संहिता क्या है अथवा नेपोलियन सिविल कोड क्या है, इसके बारे में आपको चर्चा करनी है, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन एक ही है, किसी तरह से पूछो, नेपोलियन कोड के बारे में ही लिखना है, ठीक है। तो नेपोलियन है वो 1804 में राजा बनता है, सम्राट बनता है, 1815 तक रहता है और उसके जो शुरू में शासन बनता है तब लेके आता है वो 1804 में नेपोलियन संहिता, यानी नेपोलियन कोड, सिविल कोड, ये 1804 की देन है और यही इसके अंदर बताना है। तो देखो कौन कौन से काम किए, इसको याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, ये जो सिविल कोड लिखा है ना, ठीक है, नेपोलियन संहिता कह दो या सिविल कोड कह दो, ठीक है।
इसको लिखना है तो ये सिविल लिख दिया, ये कोड लिख दिया, नीचे लिख दो समाज, सिविल कोड समाज। तो इस से आपको याद रखना है सामंती व्यवस्था, वी से याद रखना है आपको विशेषाधिकार, ल से लॉ या कानून क्या है, संपत्ति के बारे में क्या दिया, माप तोल के बारे में क्या, जागीरदारों के बारे में क्या बोला, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो 6 चीज़ें हो गई। से आपको याद रखना है सामंती व्यवस्था में क्या बदलाव किया, विशेष अधिकार में क्या बदलाव किया, लॉ कौन से लेके आए, संपत्ति में क्या किया, माप तोल और जागीरदारी। 6 पॉइंट ये है, 6 पॉइंट आपको याद रखने हैं, 6 लाइनें लिखनी है। क्या लिखनी है मैं बता देता हूँ अभी। ठीक है, सबसे पहले है संपत्ति सामंती, तो सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। ठीक है, दूसरा विशेषाधिकार, जन्म के आधार पर जो विशेष अधिकार दिए था उसको समाप्त कर दिया, यानी जो राजा का बेटा राजा ही होगा उस अधिकार को समाप्त कर दिया। लो कानून, लघु उद्योग पर एक कानून लगाया गया। ठीक है, जो लघु उद्योगपति थे उन पर एक कानून लगाया गया, उन पर एक कानून लेके आए थे। ठीक है, संपत्ति पर अधिकार को सुरक्षित रखा गया। फिर उसके बाद में माप तोल की मानक इकाई को अपनाया गया। मानक यानी एक समान, सब जगह एक समान। माप तोल की इकाई मानक मानेगी, यानी एक समान मानेगी। जागीरदारी और भूदास्तो शुल्क को मुक्ति दिलाई, यानी जागीरदारी और जो भूदास्तो शुल्क लगता था उसको। अगला वाला क्वेश्चन है उदारवादियों की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है। उदारवादियों ने किन राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया। ठीक है, उदारवादी क्या है, उदारवादी की 1800 क्रांति के विश्व में किन विचारों को बढ़ावा दिया। तीसरा है 19वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद का क्या व्याख्या, यानी उदारवाद के बारे में बताना है। ठीक है, तो उदारवाद का मतलब क्या होता है उसके बारे में बताना है। तो उदारवाद का मतलब है आज़ादी चाहने वाला होता है। उदारवाद लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है, ये चीज़ें लिखनी है। मध्य वर्ग के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के लिए सबकी बराबरी। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब उदारवादियों की 1848 की क्रांति का अर्थ क्या था। आज़ादी का मतलब वहाँ था राजतंत्र का अंत करना था उनका, भाई राजतंत्र नहीं हो, गणतंत्र की स्थापना हो, यानी चुनाव के थ्रू शासन हो, स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना हो, स्वतंत्र राष्ट्र हो, क्रांति की स्वतंत्रता हो, क्रांति या अपने भाव व्यक्त करने की आज़ादी हो, सभी लोगों के लिए समान कानून तथा स्वतंत्रता हो, ये उनका अर्थ था। उदारवादियों की 1848 की क्रांति का अर्थ था राजतंत्र का अंत करना, यानी राजा का अंत करना, गणतंत्र स्थापना करना, यानी संविधान प्रारूप तैयार करके जनता का चुनाव के द्वारा शासन बनाना या राजा बनाना, स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना करना, एक स्वतंत्र राष्ट्र हो, राज्य की जगह राष्ट्र बनाना, क्रांति की स्वतंत्रता, यानी आप क्रांति के विचार थे अपने उनको प्रकट करने की स्वतंत्रता, सभी लोगों के लिए सम्मान कानून तथा स्वतंत्रता हो, सम्मान कानून लाने के लिए, ये उनका अर्थ था। उदारवादियों ने, अगला जो उसका बचा हुआ क्वेश्चन है, उदारवादियों ने निम्नलिखित राजनीतिक और आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया। कौन कौन से विचारों को बढ़ावा दिया उसके बारे में आप देखते हैं। ठीक है, तो 1848 में खाद्य सामग्री का अभाव और बेरोजगारी में बढ़ती समस्या के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका था। इस संकट के समाधान के लिए उदारवादियों द्वारा क्रांति के एवं प्रदर्शन पर बल दिया गया। यानी 1848 के अंदर क्या होता है, खाद्य सामग्री का अभाव हो जाता है, खाद्य जो खाने की पूर्ति नहीं होती है, भोजन की कमी हो जाती है, लोग बेरोजगार हो जाते हैं, खाने को मिलता नहीं है। तो इस समस्या से जूझने के लिए क्या करते हैं, जो उदारवादी है वो क्रांति एवं प्रदर्शन पर बल दिया। जो क्रांतिकारी लोग थे उनका साथ दिया और उन पर बल दिया। वो आज़ादी से मतलब नहीं था उनको इस चीज़ से यहाँ, लेकिन उससे रिलेटेड हो जाता है। दूसरा है सार्वजनिक मताधिकार पर आधारित जनप्रतिनिधि सभाओं, नेशनल का निर्माण की मांग बढ़ने लगी। इसके अलावा जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया आदि में उदारवादी मध्य वर्ग के स्त्रियों पुरुषों को संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीयकरण की मांग से जोड़ दिया गया। ठीक है, उदारवादियों ने जनता के असंतोष का लाभ उठाया तथा एक राष्ट्र राज्य निर्माण की मांग को भी आगे बढ़ाया। भूदास्त व भूबंधों मजदूरी को समाप्त करने की मांग भी उदार नेताओं द्वारा की जाने लगी। तो ये उनके विचार। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में सांस्कृतिक योगदान दर्शाने के लिए 3 उदाहरण दे। अथवा रोमानीवाद से आप क्या समझते हैं, रोमानीवाद ने राष्ट्रीय की धारणा के विकास में किस प्रकार योगदान दिया, वर्णन कीजिए। यूरोप में संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रवाद किस प्रकार विकसित हुआ, स्पष्ट कीजिए। यानी ये 3 क्वेश्चन है। तो रोमानीवाद जो एक ऐसी सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था,
यानी रूमानीवाद क्या था? सांस्कृतिक आंदोलन था, अपने रहन सहन, सामाजिक जो आंदोलन था, रहन सहन, कल्चर पर डिपेंड था। रूमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो लोगों में विशेष प्रकार की राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा देना, विकास करना था और बढ़ाना। यूरोप में राष्ट्रवाद के जो विकास के लिए सांस्कृतिक जो लोग थे, संस्कृति को बीच में जोड़ा गया, उसी का नाम रूमानीवाद दिया गया। ठीक है। अब इसके अंदर 3 चीज़ें आती है। एक तो आती है लोक संस्कृति, दूसरी भाषा, तीसरा संगीत। लोक संस्कृति वहाँ का रहन सहन, खाना पाना, ये सब चीज़ें क्या है, इसके थ्रू भी वो क्रांति लाने चाहते थे। भाषा के थ्रू लिख के, ये चित्र के द्वारा, कुछ उपन्यास लिख के, कुछ गीत लिखे, कविताएं लिखे, ये सब क्या है, भाषा पर। संगीत इसी में आ गया। ठीक है, आ सकता है। दूसरा भाषा। राष्ट्रवादी विकास में भाषा का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसका उदाहरण पोलैंड है। पोलैंड में राष्ट्रवाद के विकास में भाषा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पोलैंड के रूप में कब्जे वाले हिस्से में पोलिश भाषा को विद्यालय से बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषा को जबरदस्ती लाद दिया गया था। तीसरा है संगीत। पोलैंड में गुलामी की स्थिति में संगीत के द्वारा ही राष्ट्रीय भावना जागृत की गई थी। कैरोल क्रुश्चेव एक नाम है, वो एक पोलिशी नागरिक था जिसने राष्ट्रीय संघर्ष को अपने ओपेर व संगीत के गुणगान किया था। पोलेनेस व माजुरुका को जैसे लोक नृत्यों ने राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया था। अगला क्वेश्चन है, किन्हीं 2 देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताएं कि 19वीं सदी में राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुए। 2 देशों के बारे में बताना है आपको, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन के बारे में है, तो आप सबसे बेस्ट है जर्मनी और इटली के बारे में लिखे, क्योंकि आपको एक के बारे में बता दिया, एक के बारे में अभी बता देता हूँ मैं। या यूँ लिख सकते हैं, 19वीं सदी में मध्य इटली राजनीतिक रूप में बटे होने के कारणों का वर्णन कीजिए, अथवा इटली के एकीकरण का वर्णन कीजिए। जर्मनी व इटली का एकीकरण, यानी दोनों के बारे में बताना आपको, जर्मनी और। ठीक है, तो इटली का एकीकरण देख लेते हैं पहले। देखो, इटली के एकीकरण में 2 प्रमुख है। एकीकरण के समय इटली के जो प्रमुख राज्य है उनके बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा एकीकरण करने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो जो राज्य थे वो 7 थे: सार्डिनिया, लोमार्डिया, वेनेशिया, टस्कनी, पेपल राज्य, 2 सिसिलिया राज्य, ये 7 थे। ठीक है, तो देखो ये इधर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये तो है सार्डिनिया पिनमोन। ऊपर का ये है लोमार्डी, ये है वेनेशिया, बीच का ये टस्कनी आ गया, ये पेपल आ गया, और दोनों सिसिलिया राज्य हो गए। ठीक है, ये 7 राज्य है, और इसको हमने ट्रिक से याद किया। साला वेट के पैसे से जूस का 1 कप बना दिया। तो 7 से आपको याद रखना है, सार्डिनिया पिनमोड, ला से लोमार्डी, वे से वेनेशिया, टे से टस्कनी। तो साला वेट से तो 4 राज्य हो गए, पैसे हो गया पेपल राज्य, और शेषे हो गया सिसिलिया, दोनों राज्य। यानी यहाँ तक तो ये राज्यों की ट्रिक हो गया अब। ठीक है, तो साला वेट, ये पैसे तक, यहाँ तक 7 राज्य हो गए। इसको अपने इस तरह से लिखेंगे कि देखो ये लोमार्डी है, यहाँ पर देखो सार्डिया पिनमोन राज परिवार था, लोमार्डी वेनेस्टिया, ये दोनों पर ऑस्ट्रेलिया का राज था। ठीक है, और जो ये था टस्कनी है, पोप साम्राज्य था इस पर, और स्पेन के बुर्बो वंश का राज्य था इन दोनों पे। ठीक है, तो इन चीज़ों को अपन लिखेंगे ऐसे। जैसे 19वीं सदी के मध्य इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। ठीक है, उसके बाद में सार्डिनिया पिनमोन पर राज परिवार का शासन था, ये लाइन लिखी। व्यक्ति कौन कौन थे, ठीक है, तो उसको यहाँ से देखेंगे अपन। देखो इसको जूम से करके बता देता हूँ एक बार फिर से। ये जूस से तो हो गया जुसेपे, और का से हो गया क्रांतिकारी। जुसेपे था वो क्रांतिकारी था। ये इन्नेमुल किंग था, राजा था। ये काबूर पैसे प्रधानमंत्री था, और ये बाल्डी नाविक था, कैरी बाल्डी था वो नाविक था। ठीक है, ये 4 चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है व्यक्ति वाली। ठीक है, तो ये तो हो गया इटली का। जर्मनी के बारे में मैंने पहले बता रखा है कि 2 तो व्यक्ति होते हैं इसमें, और 3 युद्ध होते हैं इसके बारे में, 3 उनकी संधियाँ होती है, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। ठीक है, एक ट्रिक के माध्यम से बताया था, बेवड़ा फ्रांस। ठीक है, तो यहाँ से बी पर आपको बताया था बिस्मार्क है, वी से विलियम प्रथम, डी से डेनमार्क, ए से ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस। ये चीज़ें याद रखनी है। 3 युद्ध हुए थे, 2 व्यक्तियों का रोल था। ठीक है, फिर ये था डेनमार्क का युद्ध के बारे में, उसके बाद में ऑस्ट्रिया के युद्ध के बारे में दे रखा था, और फ्रांस के युद्ध के बारे में दे रखा था। ठीक है, तो वो मैंने पहले पढ़ा दिया था, पहले पिछले जो क्वेश्चन आया था उसमें। ठीक है, वो चीज़ें से हम लिखनी है।
और ये फाइनली वर्साई की जो संधि होती है 1871 को, और वर्साई के शीश महल में होती है, नए साम्राज्य की घोषणा होती है। इस तरह से जर्मनी का एकीकरण हो जाता है। विलियम प्रथम को वहाँ का सम्राट घोषित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में किस प्रकार भिन्न था, या ब्रिटेन व अन्य यूरोपीय देशों में राष्ट्रवाद की तुलना में अध्ययन कीजिए। देखो, ब्रिटेन और दूसरे देशों में जो मुख्य अंतर होता है वो यही होता है कि बाकी देशों के अंदर क्या क्रांतियाँ होती है, युद्ध होते हैं, सैन्य अभियान चलाए जाते हैं, जबकि ब्रिटेन के लिए ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर क्या है, छल की नीति चलती है, फूट डालो राज की नीति चलती है, और उसी के परिणाम स्वरूप लंबे प्रोसीजर के थ्रू इसको एकीकरण किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें लिखी हुई है। ब्रिटेन राष्ट्र राज्य का निर्माण क्रांति का परिणाम नहीं था, बल्कि एक लंबा चलने वाला, करने वाला नहीं है यहाँ पे, वाला अभियान था। दूसरा, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद के लिए कोई युद्ध नहीं लड़ा गया, अतः ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप में भिन्न था। तीसरा, ब्रिटेन में अंग्रेज, वेल्स, स्कॉटिश, आयरिश आदि जातीय समूह थे जिनको पहचान नर जातियाँ थी। इन जातीय समूह के प्रभुत्व को जमाना प्रारंभ कर दिया था। 3 अंग्रेजों के पास थे, अंग्रेज थे, वेल्स थे, स्कॉटिश थे, आयरिश थे। ये 4 छोटे छोटे द्वीप थे, और इन चारों में अलग अलग जातियों का समूह रहता था। उन पर एक एक करके ये कब्जे करते चलते हैं, और इस तरह से ब्रिटेन का वो है एकीकरण होता है। देखो, सबसे पहले ये इंग्लैंड होता है, फिर इसको मिलाते हैं, फिर इसको मिलाते हैं, लास्ट में इसको मिलाते हैं। ठीक है, और इन चारों में देखो आंग्ल देश होता है, यहाँ इंग्लैंड बनता है। इंग्लैंड के अंदर इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड तीनों को मिलाकर बोलते हैं अपन ग्रेट ब्रिटेन, और ग्रेट ब्रिटेन के अंदर उत्तरी आइलैंड और मिला देते हैं तो हो जाता है ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ये चीज़ें थोड़ा सा अंतर है, वो देख लेना। अगला क्वेश्चन है, बाल्कन प्रदेश में राष्ट्रवाद तनाव क्यों पनपा? यूरोप में सन 1871 के बाद बाल्कन क्षेत्र में बनी विस्फोटक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो अब इसका कारण क्या था? बाल्कन प्रदेश में अनेक जातियों के समूह निवास करते थे, भांत भांत के लोग रहते थे, अलग अलग विचारों के थे, अलग अलग काम करने वाले थे। इस क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था, जो कि पतन की कगार पर था। देखो, अलग अलग जातियों के थे। ओटोमन साम्राज्य था वो खुद पतन की ओर जा रहा था। ठीक है, वहाँ की नीतियाँ खराब थी, इस कारण वो पतन की ओर जा रहा था। 19वीं शताब्दी में ओटोमन साम्राज्य में आधुनिकीकरण में आंतरिक सुधारों के माध्यम से स्थिति में परिवर्तन लाने का प्रयास किया, लेकिन कोई विशेष सफलता नहीं मिली। बाकी देशों में क्या परिवर्तन होता चला गया, ओटोमन साम्राज्य है वो वैसा का वैसे रहना चाहता था। जो राजा था वो चेंज नहीं होना चाह रहा था, और परिस्थिति के हिसाब से वो कमज़ोर होते गए। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूह में अपनी पहचान तथा स्वतंत्रता का विकास हुआ, वैसे वैसे बाल्कन क्षेत्र में तनाव बढ़ता गया। बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के माध्यम अधिक से अधिक क्षेत्रीय हथियारों की प्रक्रिया होने लगी। यानी तो बड़े बड़े शक्तिशाली राजा थे, राष्ट्र थे, वो क्या कर रहे, उस क्षेत्र को अपने अपने क्षेत्र में मिलाने की होड़ में लगे हुए थे। इसी समय यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार, उपनिवेश के साथ साथ नौसैनिक और सैन्य ताकतों के लिए गहरी प्रतिस्पर्धा हो गई थी। यानी जो बाल्कन क्षेत्र था वो न तो सैन्य लोगों को बढ़ावा दे रहा था, न ही अपनी सेना को ताकतवर बना रहा था, जबकि बाकी जो छोटे छोटे राज्य थे या दूसरे शक्तिशाली राज्य थे वो नई नई तकनीक का उपयोग करके उनसे आगे निकल गया था। ठीक है, रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी आदि बाल्कन क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में कई युद्ध हुए और अंत में प्रथम विश्व युद्ध जैसी परिणाम स्वरूप सामना करना पड़ा था। ठीक है, ये छोटा सा इस पर आर्टिकल है। तो ये था अपना छोटा सा टॉपिक। जितने भी क्वेश्चन है वो मैंने अटेम्प्ट किया है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन छूटता है, कहीं समझ में नहीं आता, तो कमेंट करके बता देना। मैं प्रयास करूँगा उस पर दोबारा लिखने की, दोबारा बनाने की। तो ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।